हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल मार्केट में लीला होटल्स का आईपीओ काफी छाया हुआ है। हाँ बिल्कुल। 2025 का ये एक बड़ा इशू लग रहा है। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। जो भी जानकारी पब्लिक डोमेन में है उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है। तो लीला होटल्स मतलब होटल लीला वेंचर्स लिमिटेड, कौन नहीं जानता। देश की जानी मानी लग्जरी होटल चेन है। 1986 से है ये। हाँ, लेकिन 2019 से इनका जो ऑपरेशनल बिजनेस है वो ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट देख रहा है। ये जानना जरूरी है। सही। अच्छा, अब आईपीओ की डिटेल्स पे आते हैं। साइज क्या है इसका? टोटल साइज करीब 3,500 करोड़ का है। इसमें से समझ लीजिए 2,500 करोड़ तो नए शेयर्स जारी करके जुटाए जाएंगे। अच्छा। और बाकी के 1,000 करोड़ मौजूदा शेयर होल्डर यानी ब्रुकफील्ड अपने शेयर्स बेच रहे हैं। इसे ओएफएस कहते हैं, ऑफर फॉर सेल। ओके। और प्राइस बैंड? प्राइस बैंड है 413 रुपए से 435 रुपए प्रति शेयर। तो मतलब एक लॉट जो 34 शेयरों का है उसके लिए करीब मान के चलिए 14,000 रुपए के आसपास का निवेश लगेगा। हाँ, न्यूनतम निवेश उतना ही होगा। डेट्स भी आ गई हैं। हाँ, ये 26 मई को खुल रहा है, 28 मई को बंद होगा और लिस्टिंग 2 जून को एक्सपेक्टेड है एनएससी और बीएसई दोनों पर। ठीक है। तो कंपनी के पास अभी क्या है, मतलब कितने होटल्स वगैरह हैं? अभी इनके पास 12 होटल्स हैं, कुल मिलाकर करीब 3,382 कमरे और लगभग 67 रेस्टोरेंट्स। लोकेशंस तो प्राइम ही होंगी, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। हाँ बिल्कुल, चेन्नई, जयपुर, उदयपुर, कोवलम जैसी जगहों पर भी हैं। और इनकी आगे की भी योजना है, पूना, हैदराबाद, गोवा में एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। एक्सपेंशन प्लान्स हैं, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लग रहा है वो है इनके फाइनेंशियल्स, खासकर पिछले 2 साल का बदलाव। बिल्कुल, वो बहुत ध्यान देने वाली बात है। FY 24 का रेवेन्यू देखें तो करीब 1226 करोड़ है। हाँ, और अगर आप FY 22 से तुलना करें जब ये सिर्फ 415 करोड़ था, तो ये तो लगभग 3 गुना हो गया। जबरदस्त जंप है। और घाटा वो भी तो बहुत कम हुआ है। हाँ, FY 22 में जहां 319 करोड़ का घाटा था, वो FY 24 में घटकर सिर्फ 2.1 करोड़ रह गया है। मतलब लगभग ब्रेक इवन पर आ गए हैं। ये तो बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। ऑपरेशनल लेवल पर क्या सुधार दिख रहा है? देखिए, ईबिटा मार्जिन बढ़कर 27.3% हो गया है। ऑक्यूपेंसी रेट जो पहले 55% था FY 22 में, वो अब 71% पर है। 71% ऑक्यूपेंसी, ये तो काफी सॉलिड है। हाँ, और औसत रूम रेट ARR जिसे कहते हैं, वो भी कई होटल्स में 12,000 रुपए के पार चला गया है। तो ये सब दिखाता है कि कोविड के बाद रिकवरी अच्छी हुई है और मैनेजमेंट ने शायद कुछ अच्छे कदम उठाए हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये जो सुधार है ये सिर्फ पेंट अप डिमांड का असर है? मतलब कोविड के बाद लोग खूब घूमने निकले, खासकर लग्जरी सेगमेंट में, या ये वाकई सस्टेनेबल है? क्योंकि लग्जरी मार्केट तो इकोनॉमी के साथ ऊपर नीचे होता है। अगर मंदी आती है तो सबसे पहला असर यही दिखता है। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है और यही इस आईपीओ से जुड़ा एक मुख्य जोखिम भी है। लग्जरी बाजार बहुत साइक्लिकल होता है। इकोनॉमी स्लो हुई तो असर पड़ेगा। और कंपटीशन, वो तो भयानक होगा इस स्पेस में। हाँ, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। एक तरफ ताज, ओबेरॉय, आईटीसी जैसे स्थापित भारतीय दिग्गज हैं। दूसरी तरफ हयात, मैरियट जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं। बिल्कुल। तो इन सब के बीच अपनी जगह बनाए रखना और ग्रो करना, ये एक चैलेंज तो रहेगा ही। खासकर तब जब वो आईपीओ से पैसा जुटाकर कर्ज कम करने पर फोकस कर रहे हैं। इसी पर आते हैं, आईपीओ फंड्स का इस्तेमाल कैसे होगा? हाँ, तो जो 2,500 करोड़ नए शेयर से आएंगे, उसमें से एक बड़ा हिस्सा करीब 2,300 करोड़ कर्ज चुकाने में जाएगा। अच्छा, मतलब कर्ज उतारना प्रायोरिटी है? हाँ, इसमें ब्रुकफील्ड से लिया गया लोन और कुछ वर्किंग कैपिटल लोन शामिल हैं। बाकी पैसा फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और थोड़ा बहुत ब्रांड बिल्डिंग और एक्सपेंशन में लग सकता है। तो कर्ज कम होने से इंटरेस्ट कॉस्ट घटेगी, ये तो सीधे सीधे बॉटम लाइन को हेल्प करेगा। ये पॉजिटिव है। हाँ, ये एक बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन ये जो ओएफएस वाला पार्ट है, जहां ब्रुकफील्ड अपनी हिस्सेदारी कम कर रहा है और हो सकता है भविष्य में और भी कम करे, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, ब्रुकफील्ड एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है। उनका निवेश का एक टाइम होराइजन होता है। वो एक तय समय के बाद अपना पैसा निकालना चाहते हैं। तो ओएफएस और आगे हिस्सेदारी कम करना, ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। निवेशकों के लिए जरूरी ये देखना है कि क्या वो धीरे धीरे निकल रहे हैं या पूरी तरह से। उनका मैनेजमेंट में बने रहना स्थिरता के लिए अहम माना जाता है। तो अगर समराइज करें, एक तरफ द लीला जैसा मजबूत ब्रांड है, फाइनेंशियल सुधर रहे हैं, कर्ज कम करने का प्लान है, और ब्रुकफील्ड जैसा अनुभवी प्लेयर पीछे है। हाँ। दूसरी तरफ लग्जरी मार्केट की वोलेटिलिटी, तगड़ा कंपटीशन,
कंपनी अभी भी टेक्निकली लॉस में है, भले ही बहुत कम, और प्रमोटर का धीरे धीरे एग्जिट करने का रिस्क। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह से हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जैसा मामला बन सकता है। बिल्कुल, मतलब अगर कंपनी प्लान के मुताबिक कर्ज घटा लेती है, ऑपरेशनल सुधार जारी रहते हैं और लग्जरी मार्केट ठीक ठाक चलता रहता है, तो ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा दिख सकता है। और अगर नहीं, और अगर इकोनॉमी गड़बड़ाती है या कंपटीशन और तेज होता है, तो फिर मुश्किल भी हो सकती है। वैल्यूएशन पर भी सवाल उठ सकते हैं लिस्टिंग के बाद। तो लिस्टिंग के बाद किन चीजों पर खास नजर रखनी चाहिए? सबसे पहले तो क्वार्टरली रिजल्ट्स, रेवेन्यू, ईबिडा, प्रॉफिट या लॉस कैसे चल रहे हैं। कर्ज चुकाने का स्टेटस, हाँ, वो बहुत जरूरी है। डेट रीपेमेंट ट्रैक करना होगा। फिर ऑक्यूपेंसी और एआरआर के ट्रेंड्स, क्या ये मोमेंटम बना रहता है? और ब्रुकफील्ड की होल्डिंग, बिल्कुल, उसमें कोई बड़े बदलाव होते हैं या नहीं, और जो एक्सपेंशन प्लान्स की बात की थी उन पर क्या अपडेट्स आते हैं, ये सब चीजें मिलकर कंपनी की दिशा तय करेंगी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एक आइकॉनिक लग्जरी ब्रांड अपनी बैलेंस शीट को क्लीन करके एक नई शुरुआत करना चाह रहा है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन ये उड़ान कितनी ऊंची होगी, ये लग्जरी मार्केट के मौसम और कंपटीशन के थपेड़ों पर काफी हद तक निर्भर करेगा। और सोचने वाली बात यह भी है कि क्या मैनेजमेंट की ये जो एफिशिएंसी दिख रही है, ये कर्ज घटने के बाद भी कायम रहेगी? इस पर नजर रखना ही समझदारी होगी।